हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 54F के बारे में। जब आप कोई कैपिटल एसेट को सेल करते हैं तो उसको सेल करने पे कोई प्रॉफिट या कैपिटल गेन आपको होता है और उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट सेक्शन 54 जो F है उसके अंदर आपको उस टैक्स की एग्जम्पशन दी जाती है, उस टैक्स से छूट दे दी जाती है। बट इसके लिए आपको जो सेक्शन 54F के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दी होती हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली हैं, वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको कि इस सेक्शन के अंदर टैक्स की छूट मिलने वाली है। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस सेक्शन के बारे में क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो भारत है, इंडिया है, वो एक जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। और जो जीडीपी हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी के अंदर, वो भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। बट क्या था 1983 में जब प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनको ये लगा कि हम जो है अपना जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो रियल एस्टेट सेक्टर का बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1983 के अंदर उन्होंने सेक्शन 54F को इंट्रोड्यूस कर दिया और जहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है तो आप उसको सेल करके एक रेजिडेंशियल हाउस को ख़रीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को टैक्स में छूट दी जाएगी और लोगों को एक मनोबल भी बढ़ेगा अगर वो घर खरीदना चाहते हैं और इससे जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी बूस्ट मिलेगा। वहाँ पर भी जो रोज़गार के नए अवसर हैं वो पैदा होंगे या जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसका वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है सेक्शन 54 इंट्रोड्यूस किया गया ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। बट ये जो डिडक्शन इसके अंदर मिलेगी सेक्शन 54 के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको कुछ कंडीशन भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो चलिए ये सारे ही जो सेक्शन है उसकी सारी कंडीशन को एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये जो एग्जम्पशन मिलने वाली है इस सेक्शन के अंदर वो किसे मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो एग्जम्पशन मिलने वाली है वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो बेनिफिट है इस सेक्शन का वो किसी और पर्सन को नहीं मिलेगा, चाहे वो कंपनी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो या इसके अलावा कोई एओपी हो, बीओआई हो, मीन्स कोई भी पर्सन हो। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर किसी भी पर्सन को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल को इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं तो आपके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन और नेचर ऑफ एसेट क्या रहने वाला है। तो सेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, थंबनेल में भी आपने देख लिया। जो सेक्शन है वो सेक्शन 54F हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो नेचर ऑफ एसेट है वो अब हम देख लेते हैं। अब जो नेचर ऑफ एसेट रहने वाला है, जो एसेट आप सेल करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, वो जो एसेट है सबसे पहले तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए मैंने आपको यहाँ ये बताया है। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब होता है जब वो एसेट आप सोल्ड करेंगे एटलीस्ट 24 मंथ के बाद या आप कह सकते हैं 2 साल के बाद। कहने का मतलब है जब आपने कोई एसेट परचेज़ की थी उसको आपको कम से कम 2 साल तो अपने पास रखना ही पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा और 2 साल के बाद ही आप उसको सेल करेंगे। अब सपोज़ करें आपने मार्च 2018 में कोई एसेट परचेज़ कर ली। अब आप इस एसेट को जब सेल करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी जब आप इसको सेल करेंगे आफ्टर मार्च 2020, मीन्स मार्च 2020 के बाद सेल करेंगे, क्योंकि मार्च 2018 से 19 1 साल हो गया, फिर 19 से मार्च 2020 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपकी जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तभी कहलाएगी जब वो 2 साल से ज़्यादा हो जाएं। तो मार्च 2020 के बाद अगर आप सेल करेंगे तो 2 साल से ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। बट यहाँ लॉन्ग टर्म एसेट कैपिटल एसेट तो होगा ही होगा और इसके साथ एंड मैंने लगाया है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो ये आप कैपिटल एसेट को सेल करेंगे, अब ये जो कैपिटल एसेट हो सकती है ये कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है। मीन्स अब वो कैपिटल एसेट क्या हो सकती है, जैसे शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई प्लॉट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है। इसी तरीके से कोई भी जो आपकी कैपिटल एसेट होती है वो सारी कैपिटल एसेट इसमें कवर हो जाएगी केवल एक कैपिटल एसेट को छोड़कर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये एक्सेप्शन है इस सेक्शन के अंदर। मीन्स आप जो सेल करेंगे कैपिटल एसेट को वो कोई भी कैपिटल एसेट सेल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है, बट आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर इस सेक्शन के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो फिर आपको इस सेक्शन के अंदर 54F के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलने वाली नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि आपके पास तो एक रेजिडेंशियल हाउस है
आपके पास तो शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी या व्हीकल इस तरीके से आपके पास है ही नहीं कि आप उसको सेल करके इतना पैसा कमा सकें, उसको अर्न कर सकें और आप कोई प्लॉट खरीद सकें या कोई नया घर खरीद सकें। तो क्या इसके लिए भी कोई प्रोविज़न है इनकम टैक्स के अंदर कि अगर आप घर सेल करते हैं तो इसके लिए भी देखिए दोस्तों एक प्रोविज़न है, वो इस सेक्शन के अंदर तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके लिए भी आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। बट उस टैक्स की जो छूट मिलेगी आपको वो सेक्शन 54 के अंदर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो सेक्शन 54F के अंदर दिया जा रहा है। और यहाँ साफ बोला गया है कि जो आप कैपिटल एसेट को सेल करेंगे वो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट सोल्ड करेंगे। अगर आप कैपिटल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो है सेक्शन 54 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 54 के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपको छूट मिल जाएगी। अब ये जो सेक्शन 54 है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप दे दी है आपको, आप जाएँ और देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट या गेन आपको होता है उसके ऊपर आपको छूट कैसे मिल सकती है। तो वो सेक्शन 54 आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस सेक्शन के अंदर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट जो मैंने आपको बताई हैं वो सेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपकी जो कैपिटल एसेट है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और दूसरा आपकी कोई भी कैपिटल एसेट हो सकती है, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, मशीनरी, पेटेंट, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो मेरे नेचर ऑफ एसेट की बात हो गई। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो अब आपको कुछ कंडीशंस और सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन क्या हो सकती हैं? तो इसमें पहली कंडीशन ये बताई गई है कि जब आपने वो कैपिटल एसेट सेल या ट्रांसफ़र करी थी, देखिए जो अब मैंने आपको यहाँ कैपिटल एसेट बताई थी, ये जो कैपिटल एसेट आप सेल या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जब ये आप जिस डेट को ये कैपिटल एसेट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस दिन आपके पास एक से ज़्यादा नोट ऑन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मीन्स उस दिन आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी उस दिन जिस दिन आपने कोई कैपिटल एसेट सेल की थी ऑलरेडी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हैं, तो उस केस में फिर आपको इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट यही चाह रही है कि आपके पास उस दिन एक ही रेजिडेंशियल हाउस हो, और उसके अलावा आपको गवर्नमेंट ऑप्शन दे देती है कि वो जो पैसा आप वहाँ से कैपिटल एसेट्स कोई सेल कर रहे हैं जो मैंने पीछे आपको बताई थी, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक नया रेजिडेंशियल हाउस। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेजिडेंशियल हाउस तो आपके पास ऑलरेडी है, एक से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट आपको एक हाउस खरीदने का और मौका दे रही है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपके पास 2 हाउस कम से कम हो जाएं, एक आपके पास ऑलरेडी है और एक आप जो है ये जो आपने सेल किया था, जो भी आपकी कैपिटल एसेट थी, गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, लैंड वगैरह, उसको बेचकर आप जो है एक नया हाउस और ख़रीद लेंगे। तो ये 2 कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर जो आप घर खरीदेंगे या कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, जो नया रेजिडेंशियल हाउस आप लेंगे, तो उसके लिए भी कुछ टाइम लिमिट दी हुई है। सपोज़ अगर आप घर परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो इसको जो टाइम लिमिट आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है, आप ये घर परचेज़ कर लेंगे बिफोर 1 ईयर या फिर आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, फ्रॉम द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट। अब ये जो कैपिटल एसेट आपने सेल की थी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, शेयर, बॉन्ड वगैरह, अगर आप ये कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो आपको इसको सेल करने के 2 साल के अंदर अंदर या फिर इसके सेल करने के 1 साल के पहले ही आपको जो है न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो है परचेज़ कर लेना है। अब सपोज़ करें, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, मार्च 2018 में आपने क्या है, ये जो कैपिटल एसेट है, शेयर, बॉन्ड वगैरह, ये आपने मार्च 2018 में सेल किया। अब सेल किया आपने, तो अगर आप उस जो आपने सेल किया उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन हुआ आप चाहते हैं वो एग्जम्प्ट हो जाए, आपको किसी भी तरीके का टैक्स ना पे करना पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्च 2020 मीन्स 2 साल के अंदर अंदर, मार्च 2018 में आपने सेल किया तो मार्च 2020 तक आपको जो है एक नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ कर लेना है, या फिर आपको इससे पहले मार्च 2017 में ही खरीद के रख लेना है। मींस मार्च 2017 से लेके मार्च 2018 के बीच में आपको एक नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ कर लेना है। तो या तो 1 साल पहले आप परचेज़ कर लें मार्च 2017 से लेके मार्च 2018 के बीच में, या फिर मार्च 2018 में आपने सेल किया तो उसके बाद मार्च 2020 2 साल के अंदर आप नया हाउस जो है परचेज़ कर लें। तो ये तो हुई परचेज़ की बात। अब सपोज़ करें आप परचेज़ करने नहीं जाते हैं, आप हाउस कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं, तो इसके लिए भी जो टाइम लिमिट दी हुई है वो आपको हाउस जो कंस्ट्रक्ट करना है वो 3 साल के अंदर करना है फ्रॉम द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट। अब आपने कैपिटल एसेट सेल जो की थी, जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया था, वो कब की थी आपने, मार्च 2018 में। तो आपने कैपिटल एसेट जो है मार्च 2018 में सेल की थी। अब आपको नया रेजिडेंशियल हाउस जो परचेज़ करना है वो 3 साल के अंदर करना है, तो 19, 20, 21 मीन्स मार्च 2021 तक आपको जो नया घर है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेना है। तो अगर आप 3 साल के अंदर घर कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगे या 2 साल के अंदर परचेज़ नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको जो आपको कैपिटल गेन हुआ था ये कैपिटल एसेट बेच के, कोई भी कैपिटल एसेट बेच के, कोई बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के, तो उसमें आपको फिर वो उसके ऊपर जो टैक्स की छूट है वो नहीं मिलेगी। और लास्ट में ये बताया है कि जो नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ करने आप जा रहे हैं
ये नया रेजिडेंशियल हाउस जो है आप विद इन इंडिया ही परचेज़ करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो इंडियन का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको बूस्ट करने का पर्पस है, ना कि कोई दूसरी कंट्री का। तो ये बड़ी लॉजिक सी बात है, इंडिया में ही आप परचेज़ करेंगे और इंडिया में ही आपको परचेज़ करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि आप एक इंडिविजुअल थे और एचयूएफ भी थे, आपके पास लॉन्ग टर्म जो है कोई कैपिटल एसेट भी थी और आपने उसको सेल भी कर दिया, और सेल करने के बाद आपने एक नया रेजिडेंशियल हाउस भी परचेज़ कर लिया। अब बात ये आती है कि अब आपको जो है एग्जम्पशन मिलेगी कितनी। अब सेक्शन 54 के अंदर जो आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है वो लोअर ऑफ मिलने वाली है, मीन्स तो जो दो अमाउंट में से आपको जो भी लोअर होगी वो मिल जाएगी। क्या? एक तो कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, एक जो आपने नया घर खरीदा था उसकी जो कॉस्ट होगी वो, या फिर जो आपको कैपिटल गेन हुआ था ऑन सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट, जो भी कैपिटल एसेट आपके पास थी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई शेयर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, लैंड हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको सेल करने पर जो आपको कैपिटल गेन हुआ था। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूँ, सपोज करें यहाँ आपको जो नया घर आपने खरीदा वो 60 लाख का खरीदा, और जो कैपिटल गेन आपको वहाँ हुआ था वो आपको हुआ 50 लाख का। तो सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो जो इसमें से कम है 50 लाख, इसकी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट इसमें एक पेंच है, वो आगे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूँगा, तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए बहुत ही, मैंने इसलिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस टॉपिक के अंदर। अब देखिए, अगर आप 100% टैक्स की एग्जम्पशन लेना चाहते हैं कैपिटल गेन से, तो यहाँ आपको एंटायर सेल प्रोसीड यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कैपिटल गेन आपको हुआ है उस पर टैक्स की छूट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ने जो एनी कैपिटल एसेट सेल करी थी, उसको सेल करने से जो वैल्यू मिली थी वो आपको पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो नया हाउस आपने कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, जो परचेज़ कर रहे हैं। बट अगर आप पूरा जो है सेल प्रोसीड इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में जो है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ही आपको एलिजिबल हो पाएगा एग्जम्पशन के लिए। और उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है उस सिचुएशन में, प्रोपोर्शनेट के केस में, अगर आप पूरी सेल प्रोसीड इन्वेस्ट नहीं करेंगे नया घर खरीदने के लिए, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो है कैपिटल गेन की छूट मिलेगी। तो एक फॉर्मूला भी मैं फिट करके आपको बताऊंगा और थोड़ा इसी शब्दों में आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के साथ एक बार समझ लेते हैं। जो हमारी एग्जम्पशन हमको मिलने वाली है, दोनों में से जो लिस्ट मिलने वाली है, इसको हम इस एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज करें, अब जो एक राम है, मिस्टर राम का मैंने एग्जांपल ले लिया, उन्होंने गोल्ड सेल किया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 60 लाख रुपए का। अब ये जो गोल्ड उन्होंने सेल किया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, ये गोल्ड इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में 30 लाख रुपए का खरीदा था। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में गोल्ड खरीदा था 30 लाख का, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 60 लाख का उन्होंने बेच दिया। तो सारी की सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में खरीदा और 21-22 में बेच रहे हैं, तो 5 साल में बेच रहे हैं, तो 2 साल कम से कम होना चाहिए, तो 2 साल के बाद ही बेच रहे हैं, तो 5 साल की कंडीशन पूरी हो रही है। गोल्ड है तो गोल्ड कोई एनी कैपिटल एसेट में कवर होता है, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी कैपिटल एसेट सेल कर सकते हैं, तो गोल्ड भी एक कैपिटल एसेट है। और मिस्टर राम है, और ये जो बेनिफिट मिलता है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, तो मिस्टर राम एक इंडिविजुअल है, तो सारी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो देखिए, 60 लाख में उन्होंने बेच दिया गोल्ड, जो उन्होंने 16-17 में 30 लाख का खरीदा था। अब उन्होंने क्या किया, ये जो गोल्ड 60 लाख का बेचा, इसके अगेंस्ट उन्होंने एक नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली 65 लाख की। अब ये देखिए दोस्तों, जब हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, तो यहाँ पर मैंने 2 केस ले लिए हैं हाउस प्रॉपर्टी के केस में। फर्स्ट केस में मैंने मान लिया है कि 65 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, और दूसरे केस में मैंने मान लिया है कि जो घर खरीदा है वो 30 लाख रुपये का खरीदा है, वो सेकंड केस में ये मान लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि उनको सेक्शन 54F के अंदर कितनी डिडक्शन मिलने वाली है। तो पहले मैं आपके साथ फर्स्ट केस डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में जैसा कि उन्होंने जो गोल्ड सेल किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर एग्जांपल में गोल्ड उन्होंने 60 लाख रुपए का सेल किया, और जो उन्होंने ये खरीदा था गोल्ड 16-17 में, वो 30 लाख रुपए का खरीदा था। बट अब यहाँ पे देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो इस 30 लाख पर इंडेक्सेशन लगा लेंगे। 2016-17 में जो इंडेक्सेशन था वो 264 का था, और आज 317 का है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इंडेक्सेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको महंगाई का बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी 2016-17 में खरीदी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल के बाद तो कुछ तो महंगी हुई होगी, तो इसलिए इसको इंडेक्सेशन लगा देते हैं। तो वो 30 लाख की प्रॉपर्टी जो थी, इंडेक्स लगने के बाद 36 लाख रुपए की हो गई। तो इस तरीके से आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 23 लाख रुपए का हुआ। अगर मैं इसको मोटे मोटे शब्दों में बोलूँ तो 24 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हो गया। अब आपको बेनिफिट लेने के लिए आपको मालूम है, जो आपने कोई कैपिटल एसेट सेल की है, जैसे गोल्ड सेल किया, तो इसको सेल करके आपको एक नई हाउस प्रॉपर्टी, नया रेजिडेंशियल हाउस ले लेना है। तो आपने नया रेजिडेंशियल हाउस भी ले लिया, और वो हाउस आपने कितने का लिया, 65 लाख रुपए का लिया। तो सेक्शन 54F के अंदर, दोस्तों यहाँ सेक्शन 54 नहीं 54F आएगा। तो सेक्शन 54F के अंदर जो अब आपको एग्जम्पशन मिलने वाली है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जो लीस्ट अमाउंट होगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लीस्ट अमाउंट क्या है, देखिए, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपकी कितनी है, 65 लाख। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। तो आपका घर कितने की कॉस्ट है नए की, 65 लाख रुपए।
और जो आपने यहाँ पर कैपिटल गेन आपको हुआ है, वो कैपिटल गेन कितना हुआ है, मोटा मोटी मैं बात करूँ तो 24 लाख रुपए का हुआ है। तो इसलिए आपको यहाँ पर एग्जम्पशन जो मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एग्जम्पशन जो मिल जाएगी वो 24 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ एंटायर सेल प्रोसीड 60 लाख का इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि आपने जो 60, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा 100% टैक्स एग्जम्पशन लेने के लिए एंटायर सेल प्रोसीड जो है इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो आपने तो नया घर 65 लाख का खरीदा है और आपका जो सेल प्रोसीड थी वो 60 लाख की थी, तो आपने एंटायर सेल प्रोसीड 60 लाख की इन्वेस्ट कर दी नए खरीद को खरीदने के लिए, तो इसलिए आपको पूरा कैपिटल गेन जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा 24 लाख रुपये, फर्स्ट केस में आपको 24 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल गई। तो चलिए अब हम जो है एक बार सेकंड केस को देख लेते हैं। तो सेकंड केस क्या कहता है, तो सेकंड केस में भी यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा। सेल कंसिडरेशन 60 लाख, इंडेक्सेशन को 36 लाख, तो यहाँ तो गेन हो गया 24 लाख रुपए का। बट यहाँ देखिए जो नए हाउस प्रॉपर्टी उसने खरीदी है, वो यहाँ नई हाउस प्रॉपर्टी उसने 30 लाख रुपए की खरीदी है। तो 30 लाख की खरीदी है, तो यहाँ सेक्शन 54F के अंदर अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो उसको जो एग्जम्पशन मिलनी चाहिए वो 24 लाख रुपए की मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लीस्ट अमाउंट है वो मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी 30 लाख और लॉन्ग टर्म 24 लाख, जो भी इसमें से कम होगा। तो 24 लाख रुपए कम है तो वो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट यहाँ पर इसको 24 लाख की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, केवल 12 लाख की ही एग्जम्पशन मिलेगी, पार्शियल एग्जम्पशन। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि पूरी 100% एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एंटायर सेल प्रोसीड जो है उसको इन्वेस्ट करनी जरूरी थी। अगर एंटायर सेल प्रोसीड वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो जो जितनी प्रपोर्शनेट वो इन्वेस्ट करेगा उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर जो उसकी सेल प्रोसीड थी दोस्तों वो 60 लाख रुपए थी। तो अगर वो चाहता है कि उसको 24 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाए, तो उसको पूरा 60 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए था नया मकान खरीदने के लिए। जैसे उसने यहाँ पर 65 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था, बट उसने वहाँ नया घर खरीदने के लिए केवल 30 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किया। तो जो 30 लाख बनता है 60 का, वो केवल 50% ही बनता है। प्रोपोर्शनेटली उसने 100% की बजाय 50% ही इन्वेस्ट किया। तो ऑटोमेटिकली जो आपको एग्जम्पशन मिलनी थी 24 लाख की, वो 50% होकर 12 लाख रुपए ही रह गई। तो यही मैंने आपको रिमार्क्स में भी यहाँ दिया है कि एंटायर सेल प्रोसीड ऑफ 60 लाख नीड टू बी इन्वेस्टेड। आपको जो पूरी 60 लाख रुपए की सेल प्रोसीड थी वो इन्वेस्ट करनी चाहिए थी नया घर खरीदने के लिए, बट आपने क्या किया, सेल प्रोसीड ऑफ 30 लाख दैट इज़ 50% ही सेल प्रोसीड का आपने इन्वेस्ट किया नया घर खरीदने के लिए। तो जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन ही एग्जम्प्ट होगा। तो इसलिए आपको जो एग्जम्प्ट होगा वो 24 लाख नहीं होगा, इस केस में 12 लाख की ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो अगर आप इसको अगर इस फॉर्मूले में भी फिट करते हैं तो भी आपका देखिए 12 लाख ही आएगा। तो कॉस्ट ऑफ नया न्यू एसेट क्या है, तो आपने जो नया घर लिया यहाँ पे उसकी कॉस्ट क्या थी, 30 लाख रुपये थी। कंसिडरेशन आपका कितना था, जो सेल कंसिडरेशन था, तो देखिए सेल कंसिडरेशन आपका 60 लाख रुपए था, तो ये यहाँ पे आप 60 लाख कर दीजिए। और कैपिटल गेन आपको कितना हुआ, कैपिटल गेन दोस्तों आपको हुआ, ये देखिए कैपिटल गेन आपको हुआ 23,97,000। तो मोटा मोटा मैं 24 लाख रुपए पकड़ लेता हूँ। तो 24 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख और मल्टीप्लाई बाय 24 लाख। तो इस फॉर्मूले में आप फिट कर देंगे तो आपका यहाँ पे 12 लाख ही निकल के आने वाला है टैक्स की एग्जम्पशन। तो यहाँ दूसरे केस में जो है हमें जो टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी अब फाइनली 24 लाख ना मिलके 12 लाख ही आपकी टैक्स की एग्जम्पशन रह जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर ये जो पॉइंट है एंटायर सेल प्रोसीड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में लोग क्या होते हैं, जो कैपिटल गेन का अमाउंट होता है, क्योंकि जो बाकी सेक्शन है जैसे सेक्शन 54 में भी आपको एंटायर सेल प्रोसीड इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ जो आपको कैपिटल गेन का अमाउंट है, अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ कैपिटल गेन आपको 24 लाख हुआ था, पूरी एग्जम्पशन लेने के लिए केवल 24 लाख ही तक आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको पूरी एग्जम्पशन मिल जाती है सेक्शन 54 के अंदर। बट सेक्शन 54F इस सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कैपिटल गेन की अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि पूरा सेल प्रोसीड ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए CGS स्कीम फॉर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F। अब CGS क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको CGS की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। अब क्या होता है कि जो आपने कैपिटल एसेट सेल की थी, उसके बाद आपको एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, और हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपके पास 2 साल का, या आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए था 3 साल का टाइम था। अब होता क्या है कि अब क्या हो सकता है कि आप अनेबल हो यूटिलाइज करने के होल या पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन। जो सेल कंसिडरेशन था आपको यूटिलाइज करना था नया घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए, टिल द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR, कि जो आपकी ड्यू डेट थी ITR की, उस डेट तक आप उसको यूटिलाइज ना कर पाएँ। तो देखिए इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, तब आपको क्लैरिटी हो पाएगी। अब सपोज करें यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करूँ तो इसकी जो रिटर्न जानी है वो 31 जुलाई 2022 को चली गई होगी। बट अब क्या है कि आपको जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 54 के अंदर जो टाइम दिया गया है नया घर खरीदने का, वो तो दिया गया है आपको 2 साल तक का, और परचेज और कंस्ट्रक्ट करने का 3 साल तक का। अब सपोज करें आपने वो जो एनी कैपिटल एसेट थी, जैसे कि मैंने वहाँ ऊपर एग्जांपल लिया था, गोल्ड का एग्जांपल लिया था,
अब देखिए वो गोल्ड आपने उसको सेल किया था आपने वो 23 मार्च 2022 को। तो देखिए जब अगर आपने वो गोल्ड जिसको हम एनी कैपिटल एसेट सेल बोलते हैं, अगर वो आपने 23 मार्च 2022 को सेल किया होगा तो इसका मतलब आपके पास तो घर खरीदने का जो टाइम है वो मार्च 2024 तक का टाइम है, 2 साल का, 23 मार्च 2024। और अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो 3 साल का टाइम है, तो 2025 तक का टाइम है, क्योंकि आपको तो इनकम टैक्स के अंदर ये बेनिफिट दिया हुआ कि आप 2 साल और 3 साल के अंदर खरीद सकते हैं। बट अब यहाँ पेंच कहाँ फंसेगा कि वो पेंच यहाँ फंसेगा कि आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये कैपिटल गेन तो हो गया। अब वो कैपिटल गेन हो गया तो आपको रिटर्न फाइल जब करने जाएंगे 31 जुलाई को असेसमेंट ईयर में, तो वहाँ पे आपको ये कैपिटल गेन दिखाना भी पड़ेगा। बट आपने घर तो बनाया नहीं, क्योंकि आपके पास 2 साल का टाइम है, और घर बनाने का या खरीदने का जो डिसीजन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ही होता है, वो शॉर्ट टर्म में हो भी नहीं पाता है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत सारी सर्च करनी पड़ती हैं, सारी कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना पड़ता है। तो अब 31 जुलाई 2022 को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर आप अगर ये कैपिटल गेन दिखा देंगे और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया या अपना पैसा घर नहीं लिया या नहीं बनवाया, तो उस केस में इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, और आपको ये बोला कि आप क्या है, जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सबमिट करने की जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022, उस डेट से पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपकी सेल कंसिडरेशन है, जैसे यहाँ पे सेल कंसिडरेशन मेरी 60 लाख रुपए की थी, तो ये जो 60 लाख रुपया है, जब तक आप मकान नहीं खरीदते हैं 23 मार्च 2024 और 23 मार्च 2025 तक कंस्ट्रक्ट नहीं करवाते हैं, तो आप इस पैसे को कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में रख दीजिए बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर ITR। मीन्स जब तक आप ITR फाइल नहीं करते हैं। अब आपके पास तो 31 जुलाई 2022 तक का टाइम ITR फाइल करने का। अब सपोज करें आप 25 जून 2022 को अपनी ITR फाइल कर लेते हैं, तो आपको 25 जून 2022 से पहले ये 60 लाख रुपए जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा के रख देना पड़ेगा। तो उस केस में ही आपको जो है उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर जो आपका ये कैपिटल गेन हुआ था, आपको जो ये कैपिटल गेन आपको हुआ था 24 लाख रुपए का या 12 लाख रुपए का जो भी हुआ होगा, जैसे यहाँ 24 लाख का हुआ था, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो वो आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर एक बार पैसा रख दिया तो आपको वो यूज़ नहीं करना है। अब आपको वो ये जो समय सीमा आपको दी है 2024 और 2025 की कंस्ट्रक्ट करने की, तो इस टाइम तक वो पैसा विड्रॉ करके आपको अपना घर खरीद लेना है या फिर बना लेना है। सपोज आपका कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर ही पैसा पड़ा रहा और 2025 तक आपको मकान बनाना था और आपने बनाया भी नहीं, तो उस केस में फिर वो आपका वो जब आपका ईयर ख़त्म हो जाएगा 2025, तो वहाँ जाकर आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में आप टेम्परेरी बेसिस पर रख सकते हैं। आपको धीरे धीरे इसमें से पैसा विड्रॉल करके अपना मकान जो है खरीद लेना है या बना लेना है, जो ये टाइम लिमिट दी गई है 2 साल या 3 साल की। तो इस तरीके से देखिए मैंने यही बताया आपको दोस्तों। अब इसी तरीके से जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट की। वो जो भी आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट करवा देंगे, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में आप ये जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वो कोई SBI अकाउंट हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आप अपना ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और वहाँ पे ये अपना पैसा डिपॉजिट करवा के रख दें जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं उससे पहले ही, ताकि आप इसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकें। तो चलिए, तो बात हुई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की। अब देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यू सेल हाउस। ये भी कंडीशन है देखिए दोस्तों। अब देखिए आपको जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है वो बेनिफिट आपको इसलिए दिया है कि आप जो है एक घर परचेज़ कर लें। ऐसा ना हो कि आप घर परचेज़ कर लें और इमीडिएटली आप उसको सेल भी कर दें, तो गवर्नमेंट के साथ तो वो फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने या तो आपको टैक्स में छूट इसलिए दी थी कि आपने रेजिडेंशियल घर खरीदा है, तो कहीं ना कहीं वो जो रियल एस्टेट है उसको प्रमोट करने का, उसको जो है बूस्ट करने का पर्पज़ था। बट ऐसा आपने कर दिया कि आपने घर खरीद लिया, एग्जम्पशन भी ले ली और पता चला 1 साल के अंदर वो घर बेच भी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जो आपने नया घर खरीदा है या कंस्ट्रक्ट करवाया है, आप उसको सेल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बाय और कंस्ट्रक्शन। जिस तारीख को आपने वो घर खरीद लिया उसके अगले 3 साल तक आप वो घर नहीं बेच पाएंगे, या जिस तारीख को आपने कंस्ट्रक्ट करवा लिया उसके अगले 3 सालों तक आप वो जो घर है वो नहीं बेच पाएंगे। बट अब होगा क्या, अब सेक्शन 54F है दोस्तों, ये 54 सॉरी गलती से लिखा हुआ है। अब होगा क्या अगर आप सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को, क्या होगा अगर सपोज करें आप ये जो हाउस प्रॉपर्टी आपने बनाई थी आप सेल कर देते हैं। अब कंडीशन तो ये है कि 3 साल के अंदर आपको सेल नहीं करनी है, बट हो सकता है कि आप उसको सेल भी कर दें। तो सेल कर दें तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये भी देख लेते हैं। अब मैंने आपको यही बताया कि अगर आप जो आपने नया घर खरीदा था या कंस्ट्रक्ट कराया था, अगर आप उसको सेल कर देते हैं 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बाय और कंस्ट्रक्शन, जब आपने खरीदा या बनाया है उसके 3 साल के अंदर सपोज करें आपने सेल कर दिया, अब होगा क्या, तो जो सेक्शन 54 के अंदर आपको देखिए जो एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई थी 24 लाख रुपए की, वो एग्जम्पशन आपसे विड्रॉल कर ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और उसको विड्रॉल करने का तरीका क्या होगा, विड्रॉल करने का मतलब क्या है कि अब जो आपने ये घर सेल किया है, जो नई हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, जो आपने वो सेल किया है,
वो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको रिड्यूस करने के बाद। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब उसकी जो टोटल परचेज प्राइस आपको पड़ी थी उसमें से जो गवर्नमेंट ने आपको सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन दी थी उसको लेस करने के बाद ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी जाएगी। तो चलिए इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। चलिए ये भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिए, मिस्टर राम ने जो सोल्ड किया न्यू रेजिडेंशियल हाउस वो फाइनेंशियल 21/22 में 95 लाख का खरीद लिया, और ये जो घर इन्होंने खरीदा था फाइनेंशियल 21/22 में 65 लाख का खरीदा था। तो देखिए ये एग्जांपल मैं यही लेके चल रहा हूँ। तो जो मिस्टर बाय हैं, देखिए इन्होंने ये फर्स्ट केस मैं लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने मिस्टर बाय ने ये जो घर खरीदा था गोल्ड को बेचने के बाद जो घर खरीदा था वो 65 लाख का खरीद लिया था। अब इनको ये 3 साल तक होल्ड करना था, लेकिन उन्होंने 3 साल तक होल्ड किया नहीं। तो वो जो फाइनेंशियल 21/22 में उन्होंने 65 लाख का घर खरीदा था उन्होंने उसकी एग्जम्पशन भी ले ली, और उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल 21/22 में उसको 95 लाख का बेच दिया, सेल कर दिया। तो होगा क्या, अब उनसे जो वो उनको टैक्स का बेनिफिट दिया था उस कैपिटल गेन के ऊपर सेक्शन 54F के अंदर वो विड्रॉल कर लिया जाएगा। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए सेल कंसिडरेशन क्या था उनका, 95 लाख रुपए का था, क्योंकि उन्होंने घर सेल किया है। वो नया घर जो खरीदा 95 लाख का। अब उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो तो 65 लाख थी, बट यहाँ 95 में से 65 लेस कर देंगे तो आपका कैपिटल गेन 30 लाख आएगा। 30 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने ये घर जो है 3 साल के से पहले ही बेच दिया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आपको ऑलरेडी सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन प्रोवाइड करी थी 24 लाख रुपए की, उस 24 लाख से आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कम कर दिया जाएगा। देखिए यही मैंने यहाँ आपको बताया है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ मानी जाएगी, जो आपकी परचेज प्राइस थी उस घर की, उसमें से जो ऑलरेडी आपको एग्जम्पशन दे दिया उसको लेस कर दिया जाएगा। तो उस घर की जो परचेज प्राइस थी वो 65 लाख थी, तो 65 लाख यहाँ लेस नहीं होगा। 65 लाख में से 24 लाख जो आपको बेनिफिट दिया था वो लेस कर दिया जाएगा, और उसको लेस करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो इस सेल प्राइस में से लेस की जाएगी। तो कहने का मतलब है आपका जो कैपिटल गेन जो 30 लाख का आना चाहिए था, इस केस में अब वो कैपिटल बढ़ के जो है वो 54 लाख रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो जो 24 लाख का आपको टैक्स का बेनिफिट दिया था, अब गवर्नमेंट उस 24 लाख के ऊपर भी आपसे टैक्स वसूल कर लेगी। तो ये होगा आपके साथ अगर आप वो जो घर है 3 साल के अंदर ही सेल कर देंगे, या आप बोल सकते हैं जब वो आप इस सेक्शन के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सेक्शन 54F के बारे में समझाने की कोशिश की है, और अपने टॉपिक को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल रखा है ताकि एक लेमैन लैंग्वेज की रूप में आपको समझने में बड़ी ही आसानी हो। बट स्टिल हो सकता है अभी भी आपको के मन में इस सेक्शन को लेकर कुछ डाउट हो सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 54 के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और सेक्शन 54 का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर आप रेजिडेंशियल हाउस को सेल करके कोई नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं। तो दोनों ही वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी प्रोविज़न को लेकर तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.